आज मैं आपको यूपीएसआई के मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बस अब वीडियो में बने रहना। देखिए प्रश्न दिया है 3 घंटी हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी दोपहर 1 बजे एक साथ बजती हैं तो वे किस समय एक साथ फिर बजेंगी। ये आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होगा, आपको इनका एलसीएम लेना होगा तीनों नंबरों का। किसका? 30 का, 45 का और 60 का। एलसीएम आपको लेना आता है, मैं बता देता हूँ, 30, 45 और 60 का एलसीएम। 3 से कट रहा है 10, 15, ये 20। 2 से काटिए इसे, ये 5, ये 15, ये 10। 5 से काटिए, ये 1, ये 3, ये 2। ये फिर 2 से 1, 3, 1, ये 3 से 1, यानी गुणा कीजिए इनका तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 180, यानी एलसीएम आपका इनका कितना आया? 180। 180 क्या है? सेकंड। सेकंड में दिया है ना, ये आपको सेकंड में दिया है तो ये आपका सेकंड में आएगा। अब एक बात बताइए, 180 सेकंड का मतलब क्या होता है? 180 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 3 मिनट। 3 मिनट क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? वो होती हैं 60 सेकंड। होती हैं या नहीं होती हैं? तो 1 बजे वो घंटी बजी है तो अब कितने बजे बजेगी? 3 मिनट बाद, यानी कि 1 में 3 मिनट और जोड़ दीजिए। 1 बजे वो बजी है तो कितने बजे? 1:03 पे वो बजेगी, घंटी फिर से बजेगी। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है y = 3 + 2√2 फाइंड कराया √2 ब्रैकेट में y² - 1/y²। अब y आपको दिया है, ये आपसे 2 पावर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी क्वेश्चन आपको दिया है y = 3 + 2√2। आप इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायरिंग क्या होगा? इसका स्क्वायर y², 3 + 2√2 का होल स्क्वायर। ये किसकी फॉर्म आ रही है आपकी? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर आपका क्या होता है? ये होता है आपका a² + 2ab + b² होता है, यानी कि ये आपका y², ये आपका 9 और कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12√2, यानी कि y² आपका कितना आया? 17 + 12√2। y² की आपकी ये वैल्यू आ गई। 1/y² आप निकालेंगे तो क्या आएगा? यानी कि 1/17 + 12√2। कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 - 12√2 बटे 17 - 12√2। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका 17 - 12√2 तो है ही। ये बन गया a + b, a - b, यानी a² - b²। यही होता है, यही तो होता है। a² - b² होता है a - b और a + b। ये आपका कितना हो गया? 200, 289, और ये 12 दूनी 12 12 144, 144 दूनी 288, यानी कि आपका नीचे कितना आया? 1 आया। तो आपका 1/y² की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई 17 - 12√2। यहाँ तक क्लियर है? प्रश्न में आपसे कहा है √2, y² की वैल्यू आपको पता है 17 + 12√2, ये आपको घटानी है, यानी कि -17, माइनस लग रहा है ना बीच में, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 12√2, यानी कितना हो गया? ये √2 तो √2 है, 17 से 17 कट गया, ये हो गया 24√2, यानी कितना आया? 24 × 2, तो वैल्यू आई आपकी कितनी? 48, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर क्या शेष प्राप्त होगा?
अब एक बात बताइए, आपसे कहा है जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। यानी संख्या को मैं लिख सकता हूं 8x + 3 लिख सकता हूं। फिर आपसे क्या कहा है, उसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर क्या शेष प्राप्त होगा। इस संख्या को अगर मैं 2 से भाग करूं, 2 से भाग करूं, देखिए 8x में आप 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आपका कोई शेष आएगा, नहीं आएगा ना, कट जाएगा पूरी तरह। जब 3 में आप 2 से भाग करेंगे तो आपका शेष कितना आएगा, आपका शेष आएगा 1 आएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, नाव की धारा के अनुकूल गति क्या है जब स्थिर जल में नाव की गति 10 मीटर पर सेकंड है और नदी की गति नाव की गति का 20% है। अब एक बात बताइए, आपको स्थिर जल में नाव की गति दी है, नाव की गति दी है आपको, कितनी है, वो दी है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, इसे मैं x मान लूँ तो कोई दिक्कत है। और दिया है आपको नदी की गति नाव की गति का 20% है, यानी कि नदी की गति आपकी कितनी है, नदी की गति है आपकी, जो ये गति है नाव की, उसका 20% है। यानी कितनी है, वो है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। इसे मैं y मान लूँ। आपसे कहा है धारा के अनुकूल चलेंगी तो दोनों की गतियां मिलेंगी, तो यानी x + y आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 1260 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, 2 साल में वो कितनी हो रही है, वो हो रही है आपकी 1260, और 5 साल में कितनी हो रही है, वो हो रही है आपकी 1350। यानी मैं इससे निकाल सकता हूँ 3 साल में कितनी बढ़ी, 3 साल में वो कितनी हुई, 1350 में से आप 1260 घटाएंगे तो कितनी हुई, वो हुई आपकी 90 आ गई आपकी 3 साल की। इससे आप 1 साल की ब्याज निकाल सकते हैं। 1 साल की ब्याज क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 90/3 यानी कि 30 रुपये, ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होती है। ये आपकी 1 साल की आ गई। 2 साल की कितनी होगी, 2 साल की आपकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 30 × 2 यानी कितनी, 60 हो जाएगी। ये आपको क्या दिया है, ये आपको 2 साल के बाद दिया है, तो इसमें से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे प्रिंसिपल आप निकालेंगे तो 1260 में से आप 60 घटा देंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 1200, आ जाएगा या नहीं, क्योंकि ये 2 साल का आपको दिया है। अब इससे आप रेट निकाल सकते हैं। कैसे, ये आपका 60 है, प्रिंसिपल आपका 1200 है, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 2 साल है, 2 साल में ही तो ये 1260 हो रहा है, तो बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे, यानी कि यहाँ से दर आपकी कितनी आई, 5/2 यानी कितनी, 2.5%, 2.5% आपकी दर आ गई, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, यदि संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ एक संख्या, पहली संख्या को अगर 100 मान लूँ, पहली संख्या अगर 100 मान ली, आपसे क्वेश्चन में कहा है दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 50% है अन्य संख्या का, यही तो कहा है 50% है अन्य संख्या का, यानी अन्य संख्या कौन सी है आपकी, पहली वाली है।
यानी कि ये कितनी है, ये है आपकी 50। ठीक है, आपसे अनुपात पूछा है तो अनुपात निकालेंगे आप तो क्या आएगा अनुपात। एक बात बताइए, पहली संख्या आपकी 100 है और दूसरी संख्या आपकी 50 है, तो अनुपात आपका क्या आया, 2:1, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 201 से लेके 208 तक आपको संख्याएं दी हैं। आपसे कहा है 9 से विभाजित होने पर शेष क्या रहेगा। अब एक बात बताइए, ये आपकी क्या बननी है, एपी बननी है, एपी बन रही है। एपी में आपका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 a1 फर्स्ट टर्म प्लस आखिर वाला टर्म, यही होता है। तो आपको यहाँ पहला टर्म दिया है, क्या है आपका पहला टर्म है आपका कितना 201, आखिरी वाला क्या है वो है आपका 260। संख्याएं आपको कितनी दी हैं, n आपको कितना दिया है 60 संख्या, 201 से 260 तक निकलवा रहा है। तो आप यहां से सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, इनका क्या आएगा 60/2, पहली संख्या 201 और आखिर वाली 260, यानी कि इसे काटिए, ये 30, तो 30 गुणा ये आपका कितना हो जाएगा 461, ये आपका कितना आया 3 एकम 3, 3 छिक 18, 3 चौक 12 और 1 13, 13,830 ये आया आपका नंबर योग। अब आप लोग एक बात बताइए, आपसे फिर कहा है 9 से विभाजित करना है, इसे 9 से भाग करना है, तो 9 से भाग करेंगे तो क्या शेष आएगा, कीजिए 13,830, 9 से 1 9, 4 8, 5 3 3, 9 3 27, 6 0, 9 6 54, यानी कि आपका शेष क्या आया, शेष आया आपका कितना 6, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है अगर तरुण और अरुण को बाहर कर दिया जाए तो n लोगों के समूह की औसत आयु 12 से बढ़ जाती है। दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के समान है। अगर रोहित और मोहित को n लोगों के समूह से जोड़ा जाता है तो औसत आयु 4 से कम हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। अब n लोगों के समूह को अगर मैं n लोग हैं उनके समूह का औसत मान सकता हूं मैं x, औसत मान लिया है x, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए, n लोगों का औसत आपने x मान लिया है तो समूह का योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा nx, हो जाएगा या नहीं। अब आपसे प्रश्न में क्या कहा है, अब देखिए n लोगों के समूह की औसत आयु 12 से बढ़ जाती है जब तरुण और अरुण को बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए समूह का औसत योग है nx और तरुण और अरुण को बाहर कर दिया गया, यहाँ तक क्लियर है। तो औसत कितना घटेगा, ये 2 चले गए तो n-2 हो जाएगा या नहीं। यहाँ से n लोगों का औसत है आपका x, कितना बढ़ रहा है, वो बढ़ जाता है आपका 12। इसे सॉल्व कीजिए, ये आपका nx माइनस t प्लस a, ये तरुण और ये अरुण, तो ये कितना आया, ये आपका nx, ये आपका माइनस 2x, ये आपका 12n माइनस 24, ये nx से nx कट जाएगा, इसे आप इधर ले जाइए तो ये 12n, ये आपका इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी 2x माइनस 12n प्लस 24। तरुण और अरुण का ये आया, ये आपकी होगी पहली कंडीशन, यहाँ तक क्लियर है। फिर आपसे क्या कहा है, दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण की समान है। अगर रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में जोड़ा जाता है तो औसत आयु 4 से कम हो जाती है। अब एक बात बताइए, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, रोहित और मोहित को जोड़ दिया, यहाँ तक क्लियर है।
जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, औसत आयु क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी x माइनस 4 हो रहा है। इसे कैलकुलेट कीजिए, nx प्लस रोहित प्लस मोहित, ये आपका nx, इसे कीजिए, ये आपका 4x प्लस 2x, ये 4n, ये n से होगा, ये 2x माइनस 8। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका इससे कट जाएगा तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका क्या आएगा, रोहित और मोहित, ये कितने आए, 2x माइनस 4n माइनस 8। यहाँ तक क्लियर है। ये होगी आपकी दूसरी कंडीशन। अब एक बात बताइए, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, ये कहा है ना कि जब ये दोनों लोग आते हैं, रोहित और मोहित, उनकी कुल आयु तरुण और अरुण के समान है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पहली इक्वेशन आपकी दूसरी इक्वेशन के बराबर होगी। अब कर दीजिए इन्हें बराबर, यानी पहली इक्वेशन में क्या है, ये आपका 2x माइनस 12n प्लस 24 आपका किसके बराबर है, ये अलग है, इसे अलग रहने देना। ये आपका 2x माइनस 4n माइनस 8, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 32, ये हो गया आपका 8 है, यानी कि n की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ से, 4। यही आपसे प्रश्न में पूछा था, n की वैल्यू हो गई आपकी 4, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 52, 65 और 143 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। देखिए सबसे बड़ी संख्या निकालने को आपको क्या करना होगा, आपको इन तीनों का एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 52, 65 और 43 का एचसीएफ आपको लेना है। एक बात बताइए, इसके फैक्टर कीजिए, 13, 2 और 2 यही होंगे। इसके क्या होंगे, 13 और 5। इसके क्या होंगे, 13 और 11। अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है आपका जो तीनों में आ रहा है वो है 13, यानी कि आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी कौन सी, 13। सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 13, यही हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, दो समान त्रिकोण है, पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, दूसरी त्रिकोण की परिधि 81 सेंटीमीटर है, अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, मैं त्रिकोण की भुजाओं को दूसरे वाले की त्रिकोण की भुजाएं मान ली जाएं क्या, ABC, तो कोई दिक्कत है, भुजाएं मान ली जाए ABC, तो यहाँ से मैं A निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x, B 3x और C 4x। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिकोण आपके क्या कहा है, समान है, कहा है। फिर कहा है आपसे दूसरे त्रिकोण की परिधि आपको दी है 81 सेंटीमीटर, यानी कि परिधि आपकी 81 सेंटीमीटर है, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये परिधि के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 9x, यानी ये कितना आया, 9, यानी कि x की वैल्यू आपकी आई 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपसे क्या कहा है, अन्य त्रिभुज के संगत भुजाओं को ज्ञात कीजिए, यानी कि A निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर, B निकालेंगे आप कितना आ जाएगा, 9 × 27 सेंटीमीटर, और C निकालेंगे तो 9 × 36 सेंटीमीटर। ये हो जाएंगे आपके आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, आनंद और रवि 12 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, रवि और चिन्मय समान कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद समान कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो रवि अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। अब देखिए आनंद और रवि कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन, 12 दिन। रवि और चिन्मय कितने दिन, 16 दिन, और चिन्मय और आनंद कितने दिन, 48 दिन।
यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में दिया है। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, मान लीजिए कितना काम है ये तो आप मान सकते हैं, ए प्लस आर, आर प्लस सी और सी प्लस सी, कितने कितने हैं, 12, 16 और 18। मान लीजिए काम है 18, एलसीएम ले लिया, मान लिया 18, ये 4 बार, ये 3 बार और ये 1 बार, यानी कि आनंद और रवि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 4, और रवि और चिन्मय एक दिन में कितना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 3, और चिन्मय और आनंद एक दिन में कितना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 1। यानी कि आप इन दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे, ये आप पहली मान लीजिए, ये दूसरी मान लीजिए और ये तीसरी मान लीजिए, इन दोनों का निकालेंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस आर प्लस सी का एक दिन का कितना हो जाएगा काम, 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 2r बराबर 7 माइनस ए प्लस सी लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब ए और सी, आनंद और चिन्मय एक दिन में कितना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 1, यानी कि 2r आपका 7 माइनस 1 के कर सकता हूँ मैं, यानी कि आपका क्या आया, 2r आपका 6 के बराबर, यानी कि r आया आपका 3। यानी कि रवि एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो कर रहा है अकेला 3 काम। काम है पूरा, कितना है काम पूरा, 48। एक दिन में काम रवि कर रहा है 3, तो कितने दिन लगाएगा, 16 दिन, 16 थी 48 दिन, यानी कि आपका आंसर आ गया यहाँ से ऑप्शन ए। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 3/5 की होल पावर x बराबर दिया है आपको 81/625 है, तो x की पावर x का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये 3/5 की पावर x तो है ही, मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4/5 की पावर 4, यानी कि 3/5 की पावर x, 3/5 की पावर 4। तो x की वैल्यू इन्हें आप इक्वेट करेंगे तो आएगी 4, आएगी या नहीं। अब x की पावर x निकालेंगे, यानी कि 4 की पावर 4 कितना आएगा, 256, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सुरंग से होकर गुजरने में 24 सेकंड लगते हैं, साथ ही 6 किलोमीटर प्रति घंटे पैदल चलने वाले व्यक्ति को उसी दिशा में जाने के लिए 15 सेकंड लगते हैं जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ट्रेन की लंबाई क्या है, x मान लीजिए, ट्रेन की लंबाई है x, ट्रेन की लंबाई आपने x मान ली है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आप एक बात बताइए, ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष गति आप निकालेंगे तो क्या आएगी, सापेक्ष गति। मैंने बताया था आपको कि जब एक दिशा में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, यानी कि 60 माइनस 6 कितना आया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में बना लीजिए तो 54 गुणा 5/18, यानी कि ये 3 बार कटेगा, ये आया आपका 15 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी सापेक्ष गति, यानी कि स्पीड आपके पास है, टाइम आपको पता है कितना टाइम लगा रही है ट्रेन आदमी को पार करने में, 15 सेकंड। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं कैसे, आपका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है। तो यहाँ से स्पीड आपको पता है कितनी है आपकी, 15 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस आपने मानी है, ट्रेन की लंबाई है आपकी x, टाइम है आपका 15 सेकंड, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 15 गुणा 15 225 मीटर। यहाँ तक क्लियर है।
यानी कि रेलगाड़ी कितनी लंबी है, वो है आपकी 225 मीटर की, 225 मीटर की। अब आपसे पूछा है कि सुरंग की लंबाई क्या होगी। एक बात बताइए, सुरंग की लंबाई को अगर y मान लिया जाए, सुरंग की लंबाई अगर y मान ली जाए और उसकी स्पीड क्या है ट्रेन की सुरंग को पार करने में, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसे भी आप मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, 5/18 कितना आएगा, ये आपका 3 से कितनी बार कट रहा है, 20 बार। ये आपका कितनी बार कट रहा है, या आप 6 से ही काट दीजिए, ये आपका 10 बार और ये आपका 3 बार, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए, स्पीड आपके पास है, स्पीड है आपकी 50/3 और उस सुरंग को पार करने में ट्रेन जा रही है, सुरंग में से ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की लंबाई भी तो जुड़ेगी। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, हमने निकाल ली है 225 और सुरंग की मानी है y बटे समय आपको दिया है कितना है, 24 सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। इसे मैं काट सकता हूँ इससे, 8 24, यानी कि ये कितना आया आपका, ये आपका आया 400, 225 प्लस y, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 175 मीटर। यानी कि सुरंग की लंबाई कितनी है, वो है 175 मीटर की। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, दो दोस्त x और y 500 किलोमीटर दूर हैं। x अपनी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से y की ओर बढ़ता है और y अपनी बाइक से x की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ता है। यदि x सुबह 9 बजे शुरू करता है और y 1 घंटे बाद शुरू करता है, तो वे कितने बजे मिलेंगे। अब एक बात बताइए, डिस्टेंस तो आपको पता ही है, डिस्टेंस कितनी है, 500 किलोमीटर दोनों के बीच। x की गति है कितनी है, x चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और y चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे ही तो चल रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इनकी स्पीड जुड़ जाएंगी। रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, सापेक्ष गति आ जाएगी कितनी, 110 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है आपसे, यदि x सुबह 9 बजे शुरू करता है, x 9 बजे चलना स्टार्ट किया है और y 1 घंटे बाद शुरू करता है, यानी कि y चला उससे पहले x कितना चल चुका है, वो चल चुका है 60 किलोमीटर चल चुका है ना, क्योंकि उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। अगर मैं x को 9 बजे की जगह 10 बजे ही चला दूं, दोनों को एक साथ चला दूं, आप ये मानिए x ये है, y ये है, ये 9 बजे चल रहा है, ये मानिए 1 घंटे बाद कह रहा है तो 10 बजे चलेगा। ये चल रहे हैं, इनके बीच की दूरी ये कितनी है, ये 500 किलोमीटर है। ये यहाँ चल रहा है, इसने चलना भी स्टार्ट नहीं किया, ये यहाँ पहुँच गया मान लीजिए 10 बजे, है ना, तो कितना चल चुका है, 60 किलोमीटर चल चुका है, यानी ये 10 बज गए। अब आप लोग ये बताइए, अब ये चलेगा। अब मैं अगर दोनों का टाइम बराबर कर दूं चलने का, यानी 10 बजे दोनों को चला दूं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 440 किलोमीटर रह जाएगी या नहीं। तो अगर दोनों 10 बजे चले होते तो समय लगता उन्हें मिलने में कितना, डिस्टेंस आपकी कितनी 440, स्पीड आपने निकाल ली है 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर, यानी कितने घंटे बाद मिलते वो, 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद समय आया आपका 4 घंटे।
यानी कि उनने चलना कितने बजे शुरू किया है, वो किया है 10 बजे। 10 बजे से लगाएंगे यहाँ, क्योंकि ये हमने माना नहीं है, यहाँ से नहीं माना है। 10 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कितने बजे मिलेंगे, 2 बजे दोपहर में। 2 बजे वो दोपहर में मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% तक बढ़ जाती है। मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब एक बात बताइए, पहले तो आप ये बताइए कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है πr²h। होता है या नहीं। आपसे कहा है त्रिज्या कितनी बढ़ रही है, 50%। इसे आप फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना आ रहा है, 1/2। यानी कि पहले 2 थी, अब एक और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 3। और ऊंचाई कितनी बढ़ रही है, ऊंचाई की कह रहा है 75%, यानी कि 3/4। यहाँ तक क्लियर। अब पाई तो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आपकी रेडियस किस हिसाब से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, 2 थी फिर आपकी 3 हो गई। ये आपकी r² में होती है तो 2 बार होगी या नहीं। हाइट ऊंचाई के बारे में आपसे कह रहा है कि पहले 4 थी और अब 3 और बढ़ गई, यानी कि 7 हो गई या नहीं। इनका आप निकालेंगे तो 2 दूनी 4 चौका 16। ये आपका 3 त्रिका 9 7 63, गुणाई तो करते हैं। यानी कि आपसे अब पूछा क्या है, मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में। मूल आयतन क्या है आपका, यही तो है, यह है। यहाँ पे पाई और होता, मान लीजिए आप पाई भी लगा दें तो ये कटेगा आपस में दोनों से, तो वैसे भी यही आना है। तो ये हमने रेशो बना लिया है, इनका रेशो बना लिया है। तो आपका अब यहाँ से निकालेंगे, मूल क्या है आपका 16 है, पहले था जो, अब कितना है, क्वेश्चन में जो कहा है उस हिसाब से आप याद से देखना, जो आपसे पूछा हो 100%। यानी कि ये आया आपका 1600/63। ये आपका आएगा, कितना आएगा, ये आपका आएगा 25 पॉइंट समथिंग। ये आपका इतना % आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, लगातार 3 संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 की तुलना में 15 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए संख्याएं हैं, 3 संख्याएं मानी हैं, 3 संख्या, पहली है, पहली कितनी x, दूसरी x+1 और तीसरी x+3, ये मान। क्वेश्चन में आपसे कहा है इनका औसत, यानी कि x+1 x+ ये 2 है, 3 नहीं, +2/3। ये आपका 1/3 किसका, छोटी संख्या का, और 15 ज़्यादा है। यही तो आपसे क्वेश्चन में कहा है, लगातार 3 संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 की तुलना में 15 अधिक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3x + 3/3, x + 45/3 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका 2x किसके बराबर हो जाएगा, 42 के। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21। x आ गया आपका 21। आपसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी, तो आपको क्या करना होगा, सबसे बड़ी है आपकी x+2, यानी कि x आपको पता है 21 है, 2 और जोड़ दीजिए तो क्या होगा 23। ये हो जाएगा आपका
आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रश्न दिया है यदि x बटे वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर वाई बटे जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर जेड बटे एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर आर है तो आर का मान क्या होगा। अब देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं x बराबर आर वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई आर जेड प्लस एक्स माइनस वाई और जेड आर एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि ये कंडीशन पहली मान लीजिए, इसे दूसरी और इसे तीसरी। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ दीजिए, पहली और तीसरी को, पहली और तीसरी को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा x प्लस जेड। अब देखिए r तो यहाँ कॉमन आ गया, अब यहाँ पे आपका x माइनस का है और यहाँ पे x प्लस का है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे z माइनस का है, यहाँ z प्लस का है, तो यहाँ क्या बचेगा, बस क्या आएगा 2y, यही आएगा। अब एक बात बताइए, इसे आप मान लीजिए चौथी कंडीशन, आपके पास आ गई x प्लस जेड की वैल्यू। x प्लस जेड की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन दूसरी कंडीशन में पुट कर दीजिए, यानी कि y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, r तो आपका r है वो वाला, ये वैल्यू आपने वहाँ रख दी तो ये हो गया 2yr माइनस वाई, यही हो गया। तो y आपका कितना आया, 2yr स्क्वायर माइनस आर वाई, यही आया। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2yr स्क्वायर माइनस आर वाई प्लस वाई बराबर 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 2yr स्क्वायर माइनस 2r y प्लस आर वाई प्लस वाई बराबर 0, यानी कि यहाँ से मैं 2r y कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, r माइनस क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचा, ये आपका माइनस में आएगा क्या, ये माइनस में आएगा ये, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये माइनस है। यहाँ से आपने प्लस वाई कॉमन ले लिया तो ये क्या आया, r माइनस 1 बराबर 0, यानी कि एक आ गई आपकी 2r प्लस वाई और एक आ गया r माइनस 1 बराबर 0, यानी कि एक वैल्यू r की आ गई आपकी 1, और यहाँ से 2ry आपका माइनस वाई के होगा, y से y कट जाएगा, यानी r आएगा आपका माइनस 1/2, यानी कि r की वैल्यू आपकी क्या आएंगी, 2 आएंगी, एक आएगी 1 और एक आएगी माइनस 1/2। ये हो गए आपके आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, यदि वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब मान लीजिए क्रय मूल्य है दूध का, क्रय मूल्य कितना मान सकते हैं 100 है, वो लाभ कमा रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना कमा रहा है 20%, यानी कि ये आपका 120, यानी कि 100 का है उसका और उसने 120 में तो बेच रहा है, ठीक है ना, 100 का दूध है वो 120 में बेच रहा है। फिर आपसे कहा है यदि वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है, यानी मूल मात्रा आपकी कितनी है 100 है, 100 में उसने 10% पानी मिला दिया तो दूध कितना रह गया, दूध रह गया आपका कितना 90 ही तो रहेगा, यानी अब वो कितना कमाएगा, अब वो कितना कमा रहा है, डिफरेंस देखिए 30 कमा रहा है, ये आपका प्रॉफिट हो गया, यही तो आपका लाभ होगा, प्रॉफिट, लाभ 30 का, 30 वो कमा रहा है कितने पे, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट बटे CP गुणा 100%, यानी कि 30 वो कमा रहा है कितने पे, 90 पे, यही तो उसका CP हो जाएगा अब गुणा 100%। इसे काटिए 3 बार, यानी ये कितना आया 33 सही 1/30,
3%, इतना वो लाभ कमाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके लिए पार्श्व सतह का क्षेत्रफल 143 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार की परिधि 13 सेंटीमीटर है। देखिए प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, परिधि गुणा ऊंचाई, परिधि गुणा ऊंचाई। ये आपको क्वेश्चन में दी है। परिधि है आपकी कितनी, परिधि आपकी दी है आपको 13 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है आपको कितना है, क्षेत्रफल है आपका 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दी, यानी 143 सेंटीमीटर, परिधि आपकी 13 है, ऊंचाई आपसे पूछी है, इसे काटिए, कितनी बार कट जाएगा, 11 बार, यानी कि ऊंचाई आ गई आपकी कितनी, 11 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, श्रिया 1 दिन और 6 घंटे में एक काम पूरा करती है जबकि श्रीधा 2 दिन और 12 घंटे एक ही काम को पूरा करती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करती हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब एक बात बताइए, श्रिया कितना टाइम लगा रही है काम करने में, श्रिया लगा रही है कितना, 1 दिन। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे और 6 घंटे और ज़्यादा, यानी कितना टाइम लगा रही है, 30 घंटे। ऐसे ही श्रीधा कितना टाइम है, वो है आपका 2 दिन और 12 घंटे। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे। 2 दिन 48 घंटे, तो वो और 12 घंटे और, यानी कितने, 60 घंटे। अब एक बात बताइए, यहाँ से आप कुल कार्य निकाल सकते हैं, 30 और 60, कुल कार्य है 60, यानी कि 2 और 1, यानी कि श्रिया 1 दिन में कितना कर रही है, श्रिया 1 घंटे में कितना कर रही है, 2, और श्रीधा 1 घंटे में 1 कर रही है। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे, वो 3। काम है आपका कितना, 60। जब ये दोनों मिलके 3 कर रहे हैं तो कितना टाइम लगाएंगे, 3, यानी कि 20 घंटे। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, एक व्यापारी एक थोक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम माल खरीदने जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू होता है जो 1 किलो के लिए 1200 ग्राम पड़ता है। बाद में व्यापारी अपने क्रय मूल्य को 25% बढ़ाकर चिन्हित करने के लिए ग्राहक को 5 किलोग्राम बेचता है। व्यापारी के लिए शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब एक बात बताइए, ये 500 किलोग्राम वो खरीदने गया है, पर जो थोक व्यापारी है वो क्या कर रहा है, वो बेईमानी कर रहा है। मतलब उसे 500 किलो की जगह कम दे रहा है। कितना कम दे रहा है, देखिए ये 6, ये 5, ये 3, ये 250, यानी कि 1250/3 निकालिए, 4, 1, 6.66 किलोग्राम। मतलब उसे देना चाहिए कितना, 500 किलो, पर वो दे कितना रहा है, 416.66 ग्राम। अब मान लीजिए व्यापारी का विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य है 100। अब आप लोग एक बात बताइए, उसने माल खरीदा है, माल मिला है उसे 416 किलो 66 किलोग्राम, पर उसने पैसे तो पूरे 500 किलो के दिए हैं। तो पैसे उसने कितने दिए हैं, 416.66 किलोग्राम उसे माल मिला, पैसे उसने कितने के दिए हैं, पैसे उसने दिए हैं कितने, 500 किलो के, यानी कि कितने दिए हैं, 50,000।
50,000 रुपये उसने दिए हैं, यानी कि उसे कितने रुपए किलो पड़ा है? उसे पड़ा है 50,000 बटे 416.66। इसे आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेटली आएगा तकरीबन 120 रुपये किलो। यहाँ तक क्लियर है? अब मतलब उसे 1 किलो पड़ा है कितने का? 1 किलो पड़ा है उसे 120 रुपये का। यहाँ तक क्लियर है? मतलब अब वो 5 किलो उसे कितने का होगा? 5 किलो कितने का होगा? 120 गुणा 5 यानी कि 600 का। यहाँ तक क्लियर? 600 का। ये आपका क्या होगा? ये आपका उसका क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य होगा या नहीं? अब वो क्या कर रहा है? उसने 25% बढ़ा दिया, यानी कि 100 का उसने कितना कर दिया? 125 कर दिया। 100 का उसने 125 कर दिया। फिर क्या कहा है? 125 कर दिया 5 किलो का, तो कितने का हो गया वो हो गया आपका कितने का? 625 का। यानी कि वो कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसे? 600 ये है, 625 ये है, तो लाभ कितना हो गया उसे? लाभ हो गया उसे 25 लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा? 25 बटे 600 गुणा 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 25 बटे 6, यानी कि ये आएगा 6 चौक 24, पॉइंट में निकालिए एक में 1, 4.16%। ये हो जाएगा उसका लाभ। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपके एसआई के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।